हेलो बच्चों। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ शारीरिक शिक्षा का सैम्पल पेपर, वो भी टर्म 2 फॉर क्लास 12th। तो मैं टोटल 3 सैम्पल पेपर कराने वाला हूँ पर वीडियो में। एक ही वीडियो में तीनों को नहीं डालूंगा, पर वीडियो में 3 सैम्पल पेपर कराने वाला हूँ शाम तक। तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं इतना कहता हूँ कि इससे बाहर तो मुश्किल ही आएगा, बट अगर इससे बाहर आ भी गया तो आप अपनी तरफ से बना के लिख पाओगे, मैं इतनी गारंटी लेता हूँ अगर आपने इस सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिया। तो मैं आज के दिन का पहला सैम्पल पेपर सॉल्व कराता हूँ। पहला सैम्पल पेपर में क्या कहता है, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। अर्ध मत्स्येंद्रासन के कोई 2 लाभ बताइए। अर्ध मत्स्येंद्रासन के लाभ कोई 2 बताने हैं इनमें से, इसने तो काफ़ी दे रखे हैं। तो जैसे कि पहला ये है, यह अतिरिक्त चर्बी को कम करता है और शरीर को सुंदर और मजबूत बनाता है। सेकंड पॉइंट है, यह यकृत, प्लीहा और अग्नाशय को उत्तेजित करता है। थर्ड, यह श्वसन प्रणाली के लिए फायदेमंद है। फोर्थ, यह मेरुदंड और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करता है। आप इनमें से कोई 2 लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आपको 2 ही लिखना था इसमें। सेकंड, उदाहरण द्वारा विस्फोटक शक्ति को प्रभावित कीजिए। विस्फोटक शक्ति, यह उच्च गति के साथ प्रतिरोध को दूर करने की क्षमता है। इस प्रकार की शक्ति का उपयोग उच्च गति से होने वाले प्रतिरोध से निपटने में किया जाता है, जैसे लंबी कूद, ऊंची कूद, तिहरी कूद और स्मैशिंग एंड स्पाइकिंग के लिए वॉलीबॉल में कूदना। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, व्यक्तित्व और प्रेरणा को परिभाषित कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, व्यक्तित्व कुछ 3-4 लोगों ने मिला के अपनी अपनी परिभाषा दे रखी है। पहला है बैग और हंट के अनुसार, व्यक्तित्व का तात्पर्य किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार और उसकी विशेषताओं की समग्रता से है। सेकंड है वैलेंटाइन, वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व विरासत में मिली और अर्जित क्षमताओं का योग है। और अब है गिल्डफोर्ड के अनुसार क्या था, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के लक्षणों का आदित्य प्रतिमान है। ठीक है। ऐसे ही कोई एक ही लिखनी होती है आपको, तो आप कर लेना। प्रेरणा, प्रेरणा सेज के अनुसार प्रेरणा क्या है, प्रयास करने की इच्छा को प्रेरणा कहते हैं। क्रुक्स और स्टीन के अनुसार कोई भी स्थिति जो हमारे कार्यों को सक्रिय और निर्देशित कर सकती है को प्रेरणा कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, एसपीडी और एएसडी का पूर्ण रूप लिखिए। एसपीडी क्या होता है, संवेदी प्रसंस्करण विकार, और एएसडी होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्यायाम करने के कारण पेशीय तंत्र में होने वाली किन्हीं 4 परिवर्तनों की सूचना बनाइए। ठीक है। व्यायाम के कारण पेशीय तंत्र में होने वाले परिवर्तन कोई 4 बताने में, तो इसने काफी दे रखे हैं, हमें सिर्फ 4 ही पढ़ना है। मांसपेशियों के आकार और माप में परिवर्तन, नियमित व्यायाम मांसपेशियों को बढ़ाने में मदद करता है, जिसके कारण कोशिकाओं के आकार और माप को बदलने में मदद मिलती है। सेकंड पॉइंट, मांसपेशियों की शक्ति में वृद्धि, जो व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करता है उसकी मांसपेशियां मजबूत हो जाती है और ऐसी मांसपेशियां अधिक काम करती हैं क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन होता है। तीसरा पॉइंट है समन्वय में वृद्धि, हमारे कोऑर्डिनेशन में ग्रोथ, नियमित व्यायाम से मांसपेशियों में के समन्वय में वृद्धि होती है। समन्वय मतलब यहाँ पे है कोऑर्डिनेशन से। ठीक है। व्यायाम करने से ये मजबूत होते हैं। परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति को लंबे समय तक काम करने पर भी थकान महसूस नहीं होती। अगर मांसपेशियों में समन्वय नहीं है या अधूरा समन्वय है तो काम असंभव हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, शरीर में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का प्रवेश, व्यायाम के दौरान मांसपेशियों को अधिक काम करना पड़ता है, ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है और जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसके शरीर में रक्त मांसपेशियों में जल्दी पहुंचता है। 4 पॉइंट हो गए, एक अच्छा और पढ़ लेते हैं। रक्त की आपूर्ति में वृद्धि, उचित रक्त परिसंचरण, हड्डियों और जोड़ों पर प्रभावी श्वसन एंड शरीर की प्रतिरोधकता क्षमता में वृद्धि। ठीक है। इसमें से कोई 4 ही कर देते हैं। प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, आइसोटोनिक पद्धति का अर्थ क्या है और इसका उपयोग किस क्षमता को विकसित करने के लिए किया जाता है। तो आइसोटोनिक विधि क्या है, आइसोटोनिक व्यायाम 1954 में डी लोरेन द्वारा पेश किया गया था। यह ग्रीक भाषा के शब्द आइसो और
टोनिक से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है समान या बराबर। टोनिक का अभिप्राय है समान मांसपेशियों को स्थिर या टोन बनाए रखना। एक ऐसी मांसपेशी समूह अनुबंध के दौरान विपरीत आराम करता है, जिससे पेशी अपनी लंबाई बदलती है। ये वे अभ्यास है जिनमें सीधी गति तीसरे व्यक्ति को दिखाई देती है। इस मामले में व्यक्तिगत पेशी दिखाई देने वाली गति द्वारा प्रमाणित है। आइसोटोनिक अभ्यासों में संबंधित जोड़ों के आंकोचलन और प्रसारक मांसपेशियों में प्रतिवर्तित और प्रतिपक्षी के विश्राम द्वारा तीव्र गति होती है। संकुचन का प्रभाव, जहां हम कह सकते हैं कि वस्तु की गति आइसोटोनिक है, जैसे व्यायाम करना, हल्के वजन या डंबल के आदि को उठाना है उसके साथ, ठीक है ना, व्यायाम करना। अधिकांश व्यायाम इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं जिनका उपयोग शक्ति विकसित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 हो गया। आइसोटोनिक विधि आप समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि एडीएचडी के किन्हीं दो लक्षणों और कारणों का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों में एडीएचडी के लक्षण कैसे दिखाई देते हैं? वे दैनिक जीवन की गतिविधियां नहीं कर पाते, वे नियमित काम भूल जाते हैं, वे दिवा स्वप्न में लिप्त रहते हैं, दिन में सपने देखते रहते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, वे ऐसी गतिविधियां करना पसंद नहीं करते हैं जिनमें स्थिर बैठने की आवश्यकता होती है, और वे आसानी से विचलित हो जाते हैं। वे खेल गतिविधियों में कमजोर होते हैं, वे आराम नहीं करते हैं और आमतौर पर घूमते रहते हैं। वे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते, उनमें एकाग्रता की कमी होती है और वे लापरवाही से काम करते हैं। अब वयस्कों में देखते हैं हम एडीएचडी के लक्षण। तो पहला क्या है, वे हमेशा चिंतित रहते हैं। सेकंड है, वे आवेगी रहते हैं। थर्ड है, उनमें हीन भावना रहती है। वे हमेशा अव्यवस्थित रहते हैं, वे आसानी से चिढ़ जाते हैं, उन्हें चीजों को याद रखने में कठिनाई होती है। ऐसे वयस्कों में मिजाज और अवसाद आम है, वे अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते, उन्हें एकाग्रता की समस्या रहती है। एडीएचडी के कारण पहला तो हो गया आनुवंशिकता होती है। यदि कोई माता पिता एडीएचडी से पीड़ित हैं तो उनके बच्चों में इस विकार के उच्च होने की संभावना ज़्यादा है। परसेंटेज ज़्यादा हो जाते हैं अगर पेरेंट्स को भी एडीएचडी हुआ तो बच्चे को होने के। तो समय पूर्व जन्म, समय से पहले ही बच्चे का जन्म ले लेना। यदि बच्चे का समय पहले से ही प्रसव हो जाता है तो तांत्रिक तंत्र पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, जिससे एडीएचडी की संभावना बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट क्या है, मस्तिष्क की कमी, क्षमता और विकृति, मस्तिष्क की विकृति होने पर तांत्रिक असंतुलन का कारण बनता है, जो एडीएचडी का कारण बन सकता है। जन्म पर शरीर का कम वजन होना, यदि जन्म के समय बच्चे के शरीर का वजन कम है तो भी एडीएचडी का विकास संभावना बना रहता है। एडीएचडी डिसऑर्डर की संभावना बनी रहती है। शराब और नशीले पदार्थों का सेवन, ये तो आप लोग जानते होंगे कि शराब का सेवन और दवाएं हमेशा हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं और तंत्रिका तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालती रहती है। जहरीले पदार्थ के संपर्क में आना, कुछ जहरीले पदार्थ जैसे शीशा के संपर्क में आना एडीएचडी का कारण बन सकता है। आहार, कुछ शोधों ने यह साबित कर दिया है कि एक विशेष प्रकार का भोजन पदार्थ एडीएचडी पैदा करने में एक भूमिका निभाता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 8 की तरफ। घाव क्या है और इसे कैसे प्रबंधित किया जा सकता है? पहला पॉइंट है लेक लेक्रेशन। लेक्रेशन एक चोट है जिसके कारण त्वचा या मांस में गहरा नियमित कट लग जाता है। लेक्रेशन या घाव तब होते हैं जब कोई तेज उपकरण त्वचा से टकराते हैं। कुछ घाव दूसरों की तुलना में अधिक गंभीर हो जाते हैं। इनमें गंभीर रक्तस्राव या गहरे ऊतकों को नुकसान पहुंचाता है। घाव की गहराई के आधार पर विभिन्न प्रकार का रक्तस्राव हो सकता है। हल्के घाव में हल्के दर्द के साथ थोड़ा रक्तस्राव होता है, थोड़ा ब्लड निकलता है, एंड जबकि गहरे घाव में अत्यधिक तीव्र दर्द के साथ अधिक रक्तस्राव होता है, अधिक ब्लड निकलता है, और मतलब मैक्सिमम ब्लड निकलता है और मैक्सिममली पेन होता है। घाव का हम उपचार कैसे कर सकते हैं? पहला, रक्तस्राव को जल्द से जल्द रोकना चाहिए। उस पर गीला कपड़ा लगाए, उस पर कैसे करें, मतलब वो तो चलो अपनी देसी लैंग्वेज है, बट यहाँ पे रक्तस्राव को जल्द से जल्द रोकना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, प्रभावित हिस्से को साबुन और पानी से साफ करें।
जितना जल्दी हो सके। तीसरा पॉइंट, प्रभावित हिस्से पर पट्टी बांधे। अगर रक्तस्राव जारी है तो घाव पर ड्रेसिंग और पेंडिंग दोहराए। दबाव के लिए बर्फ ठंडा लगाएं। अगर घाव रहता है तो जल्द से जल्द टाँके लगवाएं, ठीक है, क्योंकि इसमें पस जम सकती है। प्रश्न नंबर 9 है, CWSN के लिए शारीरिक गतिविधियों को सुलभ बनाने के लिए किन्हीं दो रणनीतियों की सूचना बनाइए। पहले देख लें, CWSN के लिए शारीरिक गतिविधियों को सुलभ बनाने की रणनीतियाँ। पहली तो हो गई रुचि। शारीरिक गतिविधियां गतिविधियां बच्चे बच्चे की रुचि, क्षमता और सीमा पर आधारित होनी चाहिए। जैसा बच्चे का मन है, जिस खेल में उसको जाना, जिस खेल में उसका मन लगता है, उसी पर रुचि आधारित होनी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, योग्यता। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए। मेडिकल चेकअप। सबसे पहले सभी को मेडिकल चेकअप होना अनिवार्य है, खासकर विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का, क्योंकि इसके बिना हम बच्चे की विकलांगता के बारे में नहीं जान सकते। पूर्व अनुभव। भौतिक रणनीतियों को तय करने से पहले बच्चों के पिछले अनुभवों को जानें और उन्हें समझाएं। पांचवा पॉइंट क्या है, उपकरण। उपयोग किए जाने वाले उपकरण बच्चे की क्षमता और स्तर के अनुसार होने चाहिए। यह आकार, प्रकार, रंग और वजन में विभिन्न हो सकते हैं। छठा पॉइंट, विशिष्ट वातावरण होना चाहिए। सातवां पॉइंट, संशोधित नियम होना चाहिए। आठवां पॉइंट, आसन से कठिन। नौवां पॉइंट, शरीर के सभी अंगों का उपयोग होना चाहिए। 10वां पॉइंट, आंतरिक ध्यान होना चाहिए। आप ये सब एक बार रिपीटेडली पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा और आपके पेपर में कल बहुत हेल्प करेगा। अब आ गए हम पार्ट बी पे। तो प्रश्न नंबर 10 है, प्रेरणा के किन्हीं 4 तकनीकों की सूचना बनाइए और संक्षेप में समझाइए। उत्तर, प्रेरणा की 4 तकनीकें। पहला क्या है, लक्ष्य निर्धारण। और दूसरा क्या है, सुदृढ़ीकरण। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रगति का ज्ञान। चौथा पॉइंट है पुरस्कार। पांचवा पॉइंट नौकरियां। छठा पॉइंट सामाजिक पुरस्कार। सातवां पॉइंट सकारात्मक बातचीत। आठवां पॉइंट उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण। नौवां पॉइंट सकारात्मक दृष्टिकोण और वातावरण। ठीक है। हम्म, कहा था मैं। हम्म, प्रश्न नंबर 10, तो लक्ष्य निर्धारण कैसे करते हैं। प्रेरणा लक्ष्य निर्धारण की सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक है। एथलीट को अपने लक्ष्य के बारे में बहुत विशिष्ट और स्पष्ट होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, एक एथलीट को स्पष्ट होना चाहिए कि उसे क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। एथलीट के मन में अगर ये 3 बातें साफ हैं तो कोई समस्या नहीं होगी, वह उसी के अनुसार काम करेगा। एक गतिविधि करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करना चाहिए। लक्ष्य ऐसा असंभव नहीं होना चाहिए जिसे प्राप्त ही ना किया जा सके। एक व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने के फायदे पता होने चाहिए। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट है सुदृढ़ीकरण। पुरस्कार और दंड का उपयोग है जो कि किसी निश्चित कार्यवाही को प्रोत्साहित करने या भविष्य में इसे कम करने के लिए काम करेगा। ठीक है। अब इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं लगा देता हूँ, ऑफिस से हट जाता है। ओके, शायद सेकंड पे आ गया। हम्म, आई एम कमिंग ऑन सेकंड। ओके। हम्म, ठीक है। तो आप देख लीजिए, इसे पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 10, इसका बाकी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। मैं नहीं चाहता आपका ज़्यादा टाइम खराब हो, आप 9 तक पॉइंट पढ़ के समझ जाइएगा। ठीक है ना। और ये 2 पॉइंट और है, 10 और 11 और इतना बड़ा लिखना नहीं होता, इतना छोटा ही होता है, पर समझाने के लिए बहुत सारे पॉइंट दे दिए ताकि आप सोच सको कि इनमें से अगर आपको कोई 4 भी याद हो जाए जो आपको आसान लगे तो आपका नंबर दिला सकते हैं। प्रश्न नंबर 11, संज्ञानात्मक अक्षमताओं को इसके लक्षणों सहित समझाइए। संज्ञानात्मक अक्षमता, यह विकार मानसिक विकार की श्रेणी में आता है। इस कारण एक व्यक्ति
की सीखने, बोलने, याद रखने की क्षमता और समस्या समाधान कौशल बाधित होते हैं। संज्ञानात्मक विकार के कारण व्यक्ति मनोभ्रंश और प्रलाप रोग से पीड़ित होता है। इसके अलावा यह याद रखने की शक्ति और तर्क शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। आमतौर पर इनके निम्न लक्षण होते हैं। पहला, स्मृति विकार। दूसरा, हाइपर एक्टिविटी। तीसरा, डिसलेक्सिया। ठीक है। फिर हट गया, यही है ना। नौ, फिर काफी आगे चला गया। हाँ। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा। चलो मैं बताया तो संज्ञानात्मक अक्षमता क्या है, दोबारा बता देता हूँ। अगर यह विकार मानसिक विकार की श्रेणी में आता है। इस कारण एक व्यक्ति को सीखने, बोलने, याद रखने की क्षमता और समस्याओं समाधान कौशल बाधित होते हैं। ठीक है ना। अब हम करते हैं अपना 12वां, खेल चोटों के वर्गीकरण की व्याख्या करने के लिए एक फ्लो चार्ट बनाइए। अब देखो, खेल के चोटों का वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन कर दिया, उसके लिए एक फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है। तो कोमल उत्तकों की चोटें, ठीक है ना, एकदम सॉफ्ट टिश्यूज की जो चोटें होती हैं। पहला होता है गुम चोट, ठीक है ना, नीला पड़ जाना। सेकंड होती है मोच। तीसरा तनाव। चौथा घर्षण। और पांचवा चीरा लग जाना। हड्डियों की चोटें, ग्रीन स्टिक अस्थिभंग, अनुप्रस्थ अस्थिभंग, ऑब्लिक अस्थिभंग, विखंडित अस्थिभंग और प्रभावित अस्थिभंग। ये हड्डियों के हो गए। और आई एम सॉरी, गलत से हो रहा, बार बार ऊपर नीचे जा रहा है। हम्म मैं सोचा था लैपटॉप पे ही करा दूं, बट छोड़ो। ठीक है। हड्डियों की चोटें हम समझ गए। जोड़ संयुक्त चोटें, निचले जबड़े की निचले जबड़े की अव्यवस्था, कंधे की अव्यवस्था, कूल्हे की हड्डी का विस्थापन, कूल्हे की हड्डी का खिसक जाना। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन दृष्टिबंधितों के लिए है। ठीक है। तो हम ठीक है, देख लीजिएगा। ये सुखासन है, ये पद्मासन है, ये चक्रासन है, और ये पर्वतासन है। ठीक है। ये आसन कुछ इस तरीके के आप याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर्डलेक प्रशिक्षण पद्धति की मुख्य विशेषता क्या है? तो फॉर्डलेक प्रशिक्षण की फॉर्डलेक पद्धति की शुरुआत और अभ्यास स्वीडन में शुरू हुआ था। ठीक है। फॉर्डलेक एक स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ है स्पीड प्ले, गति से खेलना। ठीक है ना। तो फास्ट मूव करना होता है इसमें। इस प्रशिक्षण पद्धति के की शुरुआत सबसे पहले गोस्टा होल्मर ने की थी। यह एक प्रकार की अनुप्रस्थ देश दौड़ है। फार्टलेक आमतौर पर एक पहाड़ी क्षेत्र के ट्रैक पर आयोजित किया जाता है क्योंकि वहाँ गति में भिन्नता होती है। यह अधिकांश खेलों के लिए जिसमें धीरज बुनियाद आवश्यकता है के कंडीशनिंग के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। यह प्रशिक्षण पहाड़ी पथ, नदी तल, जंगल, कीचड़ वाली सड़क, रेतीले रास्ते पर किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण में आत्मा अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। फॉर्टलेग में गति या गति का परिवर्तन पूर्व नियोजित नहीं है, इसलिए इस विधि में कुछ व्यायाम को भी शामिल किया जा सकता है। इन अभ्यासों का अलग अंतराल पर अस्थायी रूप से रुक कर और दौड़ कर प्रदर्शन किया जाता है। दौड़ने के साथ साथ शामिल किए जा सकने वाले व्यायामों के प्रकार हैं हॉपिंग, जंपिंग, स्क्वाट, जंप और डबल हाफ जंप आदि। ठीक है। फार्टलेग प्रशिक्षण के लाभ क्या है? पहला पॉइंट है, यह एक ऑफ सीजन प्रशिक्षण पद्धति है, लेकिन एथलीटों में धीरज विकसित करने में बहुत उपयोगी है। सेकंड पॉइंट, अन्य प्रशिक्षण विधियों पर इसका मनोवैज्ञानिक लाभ है क्योंकि बदलते दृश्य थकान को कम करने में मदद करते हैं। यह खेल में सहन शक्ति में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका है जहां धीरज एक बुनियाद की आवश्यकता है, जैसे क्रॉस कंट्री रनिंग। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, असमतल सतह पर टखनों, घुटनों और जांघों के संतुलन समायोजन में सुधार होता है। ठीक है। अब है हम आगे सेक्शन सी पे। ठीक है। तो प्रश्न 15 है, बिग फाइव थ्योरी के किन्हीं तीन
व्यक्तित्व प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, पहला है कम अंक, ठीक है ना, दूसरे लक्षण, तीसरा अधिक अंक। तो कम अंक में क्या है, व्यवहारिक पारंपरिक पसंद करते हैं, दिनचर्या आवेगी बेपरवाह अव्यवस्थित शांत गंभीर अंतर्मुखी आलोचनावादी सहयोग असहयोगी संदिग्ध शांत संयमित सुरक्षा। ठीक है, ये कम अंक में आ गए बिग फाइव थ्योरी में। लक्षण, ठीक है, ओ खुलापन कल्पना भाव काम विचार से अंतर विवेकशील योग्य आत्मानुशासित चिंताशील लक्ष्य आधारित। ठीक है, ई है वही मूर्खता सुशीलता मूर्खता भावनात्मक अभिव्यक्ति। ए है सहम सहमता सहयोगी विश्वसनीय अच्छा स्वभाव। एन है तांत्रिक रोग अस्थिर भावनाओं के प्रति प्रवृत्ति। ठीक है, तो अधिक अंक में क्या, जिज्ञासु नई चीजें सीखने वाला स्वतंत्र मेहनती भरोसेमंद व्यवस्थित निर्गामी ऊर्जावान जोखिम लेने वाले मददगार विश्वसनीय सहानुभूति रखने वाला उद्विग्न दुखी नकारात्मक भावनाओं के प्रति झुकाव। 16 प्रश्न नंबर 16 पे आ जाते हैं हम सवालों पे। गति का निर्धारण करने वाले शारीरिक कारणों पर चर्चा कीजिए। तो देखो पहले तो लिख देना फास्ट ट्विच मसल फाइबर, दूसरा कर देना शरीर में वसा, तीसरा अवायवीय क्षमता, ठीक है ना, और चौथा है न्यूरोमस्कुलर प्रतिक्रियाएं, ठीक है, और फिर है लचीलापन। ठीक है, अब इनको समझा ही देता हूँ मैं। शरीर में वसा, नहीं पहले हम फास्ट ट्विच मसल फाइबर करते हैं। मांसपेशियों की संरचना आनुवांशिक रूप से निर्धारित होती है। ठीक है, जो मांसपेशियां हैं उनकी संरचना आनुवांशिक रूप से निर्धारित होती है पहले से ही, और इसे प्रशिक्षण द्वारा बदला नहीं जा सकता। फाइबर पेशी मुख्य 3 प्रकार की होती है। ये स्लो ट्विच टाइप 1 है, और एक फास्ट ट्विच टाइप सेकंड है। ठीक है, और फास्ट ट्विच टाइप सेकंड भी ताकत या गति में शॉर्ट बर्स्ट उत्पन्न करने में स्लो ट्विच मांसपेशियों की तुलना में फास्ट ट्विच फाइबर बहुत बेहतर होते हैं। इस प्रकार फास्ट ट्विच फाइबर जितना प्रतिक्षण किसी व्यक्ति के पास ज्यादा होगा, वह व्यक्ति उतना ही तेज होगा। ठीक है, अब देखते हैं शरीर में वसा। दौड़ने की कोशिश करते समय वसा अतिरिक्त सामान के रूप में कार्य करती है। शरीर के वजन का 6 to 10% तक शारीरिक वसा पुरुषों के लिए और 12 से 17% तक शारीरिक वसा महिलाओं के लिए कम दूरी की दौड़ में लगाना वांछनीय है। शरीर में वसा की निचली सीमा अस्वस्थ होती है, जबकि शरीर में वसा की उच्च श्रेणी गति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। ठीक है, अगला है अवायवीय क्षमता। गति अवायवीय ऊर्जा पर निर्भर करती है। अवायवीय क्षमता ऑक्सीजन के उपयोग के बिना ऊर्जा का उत्पादन करने की क्षमता है। गति के छोटे स्फोट अवायवीय होते हैं और उन्हें बहुत तीव्र होते हैं और वो बहुत तीव्र होते हैं। हमारे शरीर में हमें दर्द और थकान की शारीरिक प्रतिक्रिया का अनुभव करने से पहले शरीर केवल एक निश्चित संख्या में त्वरित गति से विस्फोट कर सकता है। इस प्रकार एक एथलीट की बेहतर अवायवीय क्षमता होने से उसकी गति बेहतर होगी। ठीक है, और न्यूरोमस्कुलर प्रक्रिया में क्या, न्यूरोमस्कुलर प्रक्रियाएं गति को प्रभावित करती है। तेजी से प्रतिक्रियाओं से मांसपेशियों में तेजी से संकुचन होता है, जिससे गति बढ़ती है। लचीलापन, संयुक्त लचीलापन इष्टतम गति में योगदान देने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, अच्छा लचीलापन एक एथलीट को अधिक प्रयास और प्रतिरोध के बिना अधिकतम सीमा में मदद करेगा। ठीक है ना, उचित लचीलेपन में शामिल जोड़ उनका आंदोलन में सहयोग करते हैं। ठीक है ना, जो अधिक तरल और समन्वय होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लंबी और तेज प्रकृति और अधिक गति होती है। इस प्रकार गति निर्धारण करने में लचीलापन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 17 है, लचीलेपन को परिभाषित करें और लचीलेपन को विकसित करने के तरीकों की व्याख्या करें। अभी आपको ऊपर बताया था, तो आप थोड़ा यहाँ भी पढ़ लो। लचीलेपन को एक जोड़ पर गति की अधिकतम सीमा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो है अनुचित तनाव के बिना जोड़ को प्रभावित करता है। ठीक है, लचीलापन एक सामान्य गुण नहीं है, यह एक विशेष जोड़ के लिए विशिष्ट है।
ठीक है, जिसे घुटने या जोड़ों की एक श्रृंखला के लिए, इसका मतलब है कि इसका मतलब हो सकता है कि एक व्यक्ति के पास दूसरों की तुलना में कुछ जोड़ों में गति की सीमा बेहतर हो। ठीक है, लचीलेपन में सुधार कैसे ला सकते हैं हम, तो देखिए लचीलेपन में सुधार का तरीका है। पहला तो है बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग। व्यक्ति गति में इन स्ट्रेचिंग व्यायामों को करता है। ठीक है, यह गतिशील विधियां लगातार उछाल से उत्पन्न गति का उपयोग करने मांसपेशियों को फैलाने के लिए करती है। हालांकि यह बहुत प्रभावित है, लेकिन अधिकांश विशेषज्ञ इस पद्धति की अनुशंसा नहीं करते हैं, क्योंकि इस पद्धति में मांसपेशियों को अधिक खींचना पड़ता है और यह मांसपेशियों में दर्द या चोट का कारण बन सकता है। यदि विधि में विभिन्न अभ्यास शामिल है, जैसे ट्रंक को किनारे की ओर झुकाना, आगे पीछे पैर को घुमाना। ठीक है, अगला है स्टैटिक स्थिर स्ट्रेचिंग है, फिर प्राइवेट स्ट्रेचिंग, और फिर आपका प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। ठीक है ना, ये क्या है, पीएनएफ। ठीक है, पीएनएफ में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं इतना देख रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लो। ठीक है ना, इतना बता ही दिया है। अगला है 18 प्रश्न। प्रश्न 18वां क्या है, पवन मुक्तासन के लंबे समय तक उपयोग के बारे में इसके मतभेदों के साथ संक्षेप में वर्णन करें और स्टिक आरेख बनाइए। ठीक है ना, पवन मुक्तासन क्या है, उसकी प्रक्रिया देख लेते हैं। पहले क्या करेंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे और पैरों को आपस में मिला लेंगे और हाथों को शरीर के साथ और आराम से के साथ और आराम करें। गहरी सांस ले। ठीक है, गहरी सांस लेकर अपने पैरों को 90 डिग्री तक उठाएं और पूरी तरह से सांस छोड़ें। ठीक है, अब एक और सांस भरते हुए दोनों घुटनों को अपनी छाती के पास लाएं और अपने हाथों से घुटनों को पकड़कर पेट के निचले हिस्से पर दबाएं। पूरी तरह से सांस छोड़ दें। फिर फोर्थ पॉइंट कि कुछ सांसों के लिए घुटनों को मोड़कर रखें। हर सांस छोड़ने के साथ जांघों और घुटनों को पेट पर रखें और उन्हें अपने हाथों से पकड़ें। गहरी सांस लेकर अपने सिर, गर्दन और छाती को ऊपर उठाएं और उन्हें अपने घुटनों तक पास लाएं। हो सके तो अपनी ठुड्डी को अपने घुटनों के बीच में लाएं। सुनिश्चित करें कि सिर कम हिले और घुटने चेहरे के करीब रहें। इस तरह पेट की मांसपेशियों पर पेट के अंगों के आसपास गैस हवा जैसे अवांछित दबाव को छोड़ने में मदद करेगी। फिर कुछ सांस कुछ सांसों के लिए इस मुद्रा में बने रहें और सिर और गर्दन की स्थिति को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करें। प्रत्येक सांस छोड़ने के साथ जांघों को छाती के करीब और गहरा दबाएं और चेहरे को घुटनों में दबाएं। ठीक। हाँ, और ये देखिए धीरे धीरे आराम से सांस लेते हुए और शरीर का संतुलित बनाए रखने की कोशिश कोशिश करें। अब सांस भरते हुए गर्दन और सिर को छोड़ दें और पूरी तरह से सांस छोड़ें। एक और सांस भरते हुए पैरों को सीधा करें और उन्हें वापस 90 डिग्री पर ले आएं। और जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं तो पैर को 90 डिग्री से आराम की मुद्रा में छोड़ दें। सांस छोड़ते हुए टांगों को जमीन पर फैलाइए और गर्दन को आराम दें। ठीक है, उसके बाद आखिरी में हम क्या करेंगे कि कुछ सांस लें और फिर दोबारा करें। लंबे समय तक आप इस मुद्रा में रहते हैं तो पेट के आसपास की मांसपेशियां उतनी ही तेज जी से ढीली होती है। ठीक है, अब अ, अ, हम्म, हम्म, ठीक है, मतभेद निम्नलिखित, ये देखिए इस तरीके से करना होता है। ठीक है, तो अब मतभेद देखिए, निम्नलिखित लोगों को इस आसन को नहीं करना चाहिए। जो गंभीर माइग्रेन से पीड़ित हो, उच्च या निम्न रक्तचाप हो उनमें, ठीक है, यानी कि ब्लड प्रेशर ज्यादा हो, अस्थमा हो, स्लिप डिस्क हो, या क्या बोलते हैं स्पॉन्डिलाइटिस के उन्नत चरण। ठीक है, लड़कियों महिलाओं को इस आसन से बचना चाहिए।
या मासिक धर्म चक्र के दौरान इसका अभ्यास करते समय शिक्षक का मार्गदर्शन लेना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला सैंपल पेपर खत्म। ठीक है ना। तो अब मैं नेक्स्ट सैंपल पेपर कराऊंगा, तो वो मैं तभी कराऊंगा जब आप इस वीडियो को अच्छे से लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं एक काम करता हूँ, आप कमेंट में बताना कि मेरे को टेलीग्राम चैनल अपना बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जितना भी नोट्स वगैरह मैं वहीं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप इस सेशन को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।